हाँ जी बच्चे, लास्ट आर्टिकल बेटा जो हमने किया था लास्ट लेक्चर में वो किया था मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको मैंने बताया था बच्चे टोटल हमारे पास 8 मेथड है जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चे, जिनमें से मैंने आपको पहला मेथड ऑफ मेजरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी कि स्ट्रेंथ करवा दिया था, फर्स्ट मेथड। और स्ट्रेंथ क्या था बच्चे, मैंने आपको बताया था मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो जो यूनिट आएगी वो क्या आ जाएगी, ग्राम पर लीटर। मास परसेंट बच्चे सेकंड मेथड था, और मास परसेंट जिस भी कंपोनेंट का हम निकाल लेंगे उसका मास ऊपर रहेगा बटे में टोटल मास ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। और वेट की यूनिट से वेट की यूनिट कट जाएगी, क्योंकि मैंने बताया था बच्चे हमारी केमिस्ट्री में या तो मेजरमेंट हम करते हैं बाय मास या किया करते हैं बाय वॉल्यूम। तो यहाँ बाय मास चल रहा है तो बच्चे इसकी कोई यूनिट नहीं रहेगी। जो बच्चे हमने थर्ड मेथड किया था वो था वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट में भी सेम मास परसेंट की तरह ही किया था बच्चे। जिस भी कंपोनेंट का आपको वॉल्यूम परसेंट निकालना है उसका वॉल्यूम ऊपर आएगा बटे में क्या आएगा, जितने भी कंपोनेंट है उन सब के वॉल्यूम का सम आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय में 100 हो जाएगा। इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट से वॉल्यूम की यूनिट कट जाएगी। उसके बाद बच्चे फोर्थ जो मेथड हमने किया था वो था पार्ट्स पर मिलियन। और मैंने बताया था जो पार्ट्स पर मिलियन होता है उसमें मल्टीप्लाई बाय 100 ना करते हुए मल्टीप्लाई बाय मिलियन यानी कि 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे। और एक बात और बताई थी, जो ये पार्ट्स पर मिलियन वाला मेथड है इसमें हम बाय मास भी कंसीडर कर सकते हैं कंपोनेंट्स को और बाय वॉल्यूम भी। तो बेटा पार्ट्स पर मिलियन जिस भी कंपोनेंट का निकालना है उसका मास ऊपर आ जाएगा। मास कहो वेट कहो, कि केमिस्ट्री में मास और वेट अलग अलग टर्म्स नहीं है, सेम टर्म्स है। तो बेटा पार्ट्स पर मिलियन जिस भी कंपोनेंट का आपको कैलकुलेट करना है उसका मास ऊपर रखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल मास ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई कर देंगे होल टर्म को 10⁶ से। ठीक है, अगर मास के अकॉर्डिंग निकालना है या वॉल्यूम के अकॉर्डिंग निकालना है वो हमारी स्टेटमेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी। फिफ्थ जो बच्चे हमने मेथड करा था वो करा था मोलैरिटी। मोलैरिटी में क्या करते हैं बच्चे, जो भी सल्यूट होगा उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखने हैं और उसको डिवाइड कर देना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। बस ध्यान रखना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होना चाहिए। अब बच्चे आपने उस दिन में बच्चे समझा था कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका है, जो भी आपको मास दिया गया है सल्यूट का उसको उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दीजिए तो क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। और मॉलिक्यूलर मास कैसे डिवाइड मतलब कैसे कैलकुलेट करते मैंने बताया था, एटॉमिक मास को ऐड करके। ठीक है बेटा, उसके बाद मैंने बोला था बच्चे नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रहेंगे सल्यूट के, नीचे रहेगा सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तो यूनिट आ जाएगी मोल्स पर लीटर। ठीक है बेटा, उसके बाद मैंने एक इक्वेशन करवाई थी M3V3 इज इक्वल टू M1V1 प्लस में M2V2 और V3 की जगह हम V1 प्लस में V2 रख सकते हैं। इसको बोला जाता है मोलैरिटी इक्वेशन। उसके बाद बच्चे आज का काम स्टार्ट होता है। अब हम कर रहे हैं छठा मेथड, और छठा मेथड बिल्कुल ऐसा ही लगता है, एम से उसका नाम है, पांचवें मेथड का एम से ही छठे मेथड का नाम है। तो बेटा ध्यान रखना, ये मोलैरिटी था, इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया करते थे। ये मोलैलिटी है, मोलैलिटी। यहाँ पे आर नहीं आ रहा, यहाँ पर एल आ रहा है। वहां पर कैपिटल एम रखा करते थे, यहाँ मतलब उसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया करते थे, यहाँ स्मॉल एम से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चे इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन लगभग वैसी है, थोड़ा सा चेंज है, ऊपर दोनों में सेम आएगा। देखो बेटा नाम से ही पता चल रहा है मोल, इधर भी क्या आ रहा है मोल, तो ऊपर तो वही चीज रहेगी न्यूमिनेटर में, क्या, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ ग्राम मोल्स बोल लो या नंबर ऑफ मोल्स बोल लो, बात एक ही है। तो बच्चे ऊपर तो रहेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, लेकिन वहां पर नीचे आया करता था डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, लेकिन यहाँ पर आएगा मास ऑफ सोलवेंट, वो भी किसमें, केजी में। अगर ग्राम में या मिलीग्राम में या किसी भी अन्य यूनिट में दे रखी है तो आपको सोलवेंट का मास किस में कन्वर्ट करना होगा, किलोग्राम में। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी बच्चे मोलैलिटी की, द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स कहो या ये कहो द नंबर ऑफ मोल्स, लो मैं ग्राम काट ही देता हूं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिसोल्व पर केजी ऑफ द सोलवेंट या डिसोल्व इन 100 ग्राम, क्योंकि वो सॉरी 1000 ग्राम, क्योंकि 1000 ग्राम का मतलब भी 1 किलोग्राम होता है।
इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स है और नंबर ऑफ मोल्स को बच्चे बिल्कुल सेम कहीं भी आ जाए नंबर ऑफ मोल्स बेटा वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे मोलैरिटी में सिखाया था। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या किसके इक्वल होता है, मास अपॉन में मोलिकुलर मास। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स है तो मोल पर केजी, तो मोल पर केजी भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा, या आप स्मॉल m भी डाल सकते हो, या आप इस जो भी आंसर आएगा न्यूमेरिकल का उस आंसर के साथ मोलल पहले 5 अल्फाबेट भी डाल सकते हो। एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देखिए बच्चे। कहते हैं आपके पास एक सोल्यूशन बन के तैयार हुआ जिसमें आपने 5.3 ग्राम, एनहाइड्रस का मतलब होता है बिल्कुल सूखा, ठीक है, जिसमें आपने 5.3 ग्राम क्या डाला था, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट 5.3 ग्राम डाला था कितने पानी के अंदर, सोलवेंट दे रखा है बेटा, सोलवेंट का वेट दे रखा है, 200 ग्राम वाटर के अंदर डिसोल्व करा था। अब आपको पता है भाई हमारे पास एक तो मास गिवन है सल्यूट का और एक सोलवेंट का मास गिवन है, लेकिन हमें ऊपर क्या चाहिए होता है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा सोडियम कार्बोनेट का, जो मास है बटे में मोलिकुलर मास। अब आप कहोगे सर सोडियम कार्बोनेट का मोलिकुलर मास 106 कैसे आ गया, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। Na2CO3, सोडियम 2 है और एक सोडियम का होता है 23 या 23.5 भी लिखा होता है, हम 23 मान के चलते हैं फिलहाल। प्लस में कार्बन 1 है और एक कार्बन का होता है 12 ग्राम, प्लस में ऑक्सीजन 3 है और एक ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम। तो 23 दूनी 46 प्लस में 12 और 16 ये कितने हो गए 48, 48 और 12 60, 60 और 46 कितने हो गए 106। तो 5.3 बटे में 106। ठीक है, ये तो आगे हमारे नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, यहाँ पर ये गलत लिखा होता है बेटा, पर मोल नहीं मोल आएगा, सॉरी हाँ ग्राम, ये इस तरह लिखा है ये टोटल, फिर यहाँ से ग्राम काट देना चाहिए था इनको, तो ये ग्राम, ग्राम तो ग्राम से तो ग्राम कट गया, ये मोल आ जाएगा। और नीचे बेटा आपको पता है सोलवेंट का वेट रखना होता है केजी में, तो सोलवेंट वाटर है उसका वेट 200 ग्राम है लेकिन केजी में नहीं है, तो केजी में कन्वर्ट कर लिया 1000 से डिवाइड करके, तो बेटा हमारे पास आंसर आ गया 0.25 मोल पर केजी, या 0.25 के साथ स्मॉल m भी लिख सकते हो, या 0.25 के साथ आप पहले 5 अल्फाबेट यानी कि मोलल भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा, तो अब मैंने आपको बच्चे जो आज करवाया है नया टॉपिक वो तो सिर्फ मोलैरिटी करवाया है, लेकिन +2 के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है ये बात कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस क्या है। तो आपने देखा मोलैरिटी में डिनोमिनेटर में वॉल्यूम आता था सॉल्यूशन का, जबकि मोलैलिटी किसको काउंट करती है या किसको कंसीडर किया जाता है मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए, सॉल्वेंट के मास को। एक और चीज़ बच्चे, मोलैरिटी ध्यान रखना बच्चे, जो वॉल्यूम होता है ना वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, यानी कि मोलैरिटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है क्योंकि उसके अंदर वॉल्यूम आता है और वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जबकि मोलैलिटी में वॉल्यूम नहीं आता, मास आता है और मास कभी भी टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता। तो यानी कि मोलैरिटी एक ऐसी टर्म है, एक ऐसा मेथड है टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन जो टेम्परेचर डिपेंड करता है, जबकि मोलैलिटी टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा सेकेंड। अब बेटा हमारे पास 7th आता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप 7th है ना यहाँ से समझ ही नहीं पाओगे, मुझे आपको कागज पे करवाना होगा, पेपर पे करवाना होगा, तभी समझोगे कि बहुत खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है हमारा नॉर्मेलिटी। बेटा अब आप सोचोगे कि भाई पता नहीं सर ऐसी क्या चीज़ करवाने वाले हैं कि इतना ज़्यादा हार्ड बोल रहे हैं। तो बेटा मैं बता दूँ 7th मेथड, भाई जूम हो जा, क्या हो गया तुझे, 1 मिनट भाई 1 मिनट, लो भाई 1 मिनट कैमरा साफ कर लेते हैं। बेटा मैं बार बार कह रहा हूँ जो ये आपका आर्टिकल चल रहा है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल चल रहा है आपका, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इस पे न्यूमेरिकल अगर आप नहीं करोगे तो दिक्कत में तो आओगे बेटा, फिर ना तो मेरा कुछ जाना है ना स्कूल वालों को कुछ जाना है आपके। ठीक है, जो भी जाएगा वो आप लोगों का जाएगा। तो बेटा अब आप कहोगे सर ये हार्ड क्यों है, क्योंकि भाई फॉर्मूले के अंदर एक फॉर्मूला है और फिर उस फॉर्मूले के अंदर एक और फॉर्मूला है, मतलब यहाँ पर 3 स्टेप है। चलो करते हैं, समझ जाओगे। तो नाम है नॉर्मेलिटी। अब एक हाथ से बच्चे पकड़ो मोबाइल और एक हाथ से लिखो, काफ़ी टीडियस हो जाता है। तो नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट करते बेटा कैपिटल N से,
तो क्या होता है नॉर्मेलिटी, पहले डेफिनेशन लिखते हैं। द नंबर ऑफ, भाई हो जा जूम, क्लियर हो जा, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। अब जैसे आप ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट देखते हो, आप कहते हो सर ये तो बिल्कुल मोलैरिटी और मोलैलिटी की तरह है। अभी मैं कब कह रहा हूँ अलग है, वही चीज है, ठीक है, लेकिन मैंने गलत लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स नहीं आएगा यहाँ पर, नंबर ऑफ ग्राम, GM लिख दिया बेटा मैंने ग्राम को, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके, सल्यूट के। कहोगे सर नंबर ऑफ मोल्स तो कैलकुलेट करने सिखाए थे, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी सिखाऊंगा। तो ध्यान रखना, ऊपर आएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो आपने देखा नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर वाली चीज तो वही है, बस ऊपर अलग चीज आ गई। तो ऊपर आएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, और नीचे क्या आएगा बच्चों, नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें, लीटर में। अब आप कहोगे सर हो तो गया, फॉर्मूला तो बड़ा आसान है, अब आगे क्या, कुछ भी नहीं। तो बेटा अब आपने देखा एक फॉर्मूला, फॉर्मूले के अंदर एक और फॉर्मूला, अब आपका ये मेन फॉर्मूला हो गया। अब आपको मैं अलग से सिखा रहा हूँ कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाल लेंगे सोल्यूट के। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट के ही निकालोगे, नेचुरल सी बात है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे, मास बटे में मोलिकुलर मास। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाला जाता है कैसे, जिस भी चीज के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं उसका मास ऊपर रखोगे, बटे में देखो जब नंबर ऑफ मोल्स होते थे तो नीचे मोलिकुलर मास आता था, यहाँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है तो नीचे क्या आ जाएगा, उस चीज का इक्विवेलेंट मास। अब आपको कि चलो ठीक है सर नॉर्मेलिटी के लिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इस तरह निकाल लेंगे, लेकिन अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में इक्विवेलेंट मास, एक और दिक्कत आ गई, चलो मास तो गिवन होगा स्टेटमेंट में, अब अगली चीज आती है कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकाल लेंगे। भाई नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सल्यूट के निकाल रहे थे ना, तो ये इक्विवेलेंट मास भी सल्यूट का निकाला जाएगा। अब आती है बच्चे मेन चीज, इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाए। अब मुद्दा ये है कि जो हमारा सल्यूट है, हो सकता है वो क्या हो, एसिड, हो सकता है वो क्या हो, कोई एसिड जैसे H2SO4। अगर कभी भी आपका सल्यूट एसिड हो तो उसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाएगा, ऊपर वही लिखोगे मोलिकुलर मास, और वो निकालना मैंने सिखाया है, सभी एटमों के मास को जोड़ दो मोलिकुलर मास निकल जाता है। बस ध्यान देना है, अगर आपका सल्यूट एसिड है, ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास निकालते वक्त मोलिकुलर मास को डिवाइड कर देंगे बेसिसिटी से। कहोगे सर ये बेसिसिटी क्या चीज है, तो भाई एसिड की बेसिसिटी होती है और बेस की एसिडिटी, बिल्कुल अपोजिट। एसिड की बेसिसिटी क्या होगी, हमारा एसिड कितने H+ आयंस रिलीज करता है, जैसे कि HCl जब टूटता है तो एक ही H+ देता है, तो HCl एक ऐसा एसिड हो गया जो एक H+ दे रहा है, तो उसका मतलब उसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 1। जबकि H2SO4 जब भी डिसोसिएट होता है तो कितने H+ आयन रिलीज करता है, 2। तो यानी कि हमारा अगर एसिड H2SO4 हो तो वो कितने H+ आयन रिलीज कर रहा है, 2, तो उसकी बेसिसिटी कितनी हो गई हमारी, 2 हो गई। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद अब आपको कि सर हो गया, नहीं भाई ये तो एसिड के लिए है, अगर आपका सल्यूट एसिड है, अगर एसिड नहीं है तो मैं और डाल रहा हूं, तो अब आप कहोगे सर बेस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इक्विवेलेंट मास यदि आपका सल्यूट बेस है तो कैसे निकालोगे, पर तो वही चीज रहेगी, मोलर मास भी बोल सकते हो, मोलिकुलर मास भी बोल सकते हो। तो मोलिकुलर मास जैसे एसिड की बेसिसिटी थी, बेस की क्या हो जाएगी, एसिडिटी। अब बिल्कुल वैसे ही बेटा बेस OH- आयन छोड़ता है तो बेस की एसिडिटी क्या होगी, हमारा बेस कितने OH- आयंस रिलीज करता है, जैसे कि NaOH,
NaOH केवल डिसोसिएट होने के बाद एक OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है तो उसकी एसिडिटी 1 हो जाएगी, जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम 10वीं में किया करते थे स्लेग्ड लाइम के नाम से जानते थे बेटा, ठीक है, बुझा हुआ चूना, तो इसके अंदर 2 OH माइनस आयन रिलीज होंगे इस तरह से Ca2 प्लस और 2 साथ में OH माइनस। तो बेटा बात उठती है कि अगर हमारा सल्यूट एसिड भी नहीं है बेस भी नहीं है, अगर हमारा सल्यूट कोई साल्ट है तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाएगा हमारे सल्यूट का जो कि एक साल्ट है। आपको पता है बेटा, ठीक है, साल्ट जैसे कि NaCl। बस एक चीज का ध्यान रखना, भी तुम्हारा पहला ही चैप्टर है, ये ज्ञान नहीं होगा, निकलेगा तो इसका भी मोलिकुलर मास, जैसे कि सोडियम 1 है और एक सोडियम का 23, क्लोरीन भी 1 है और एक क्लोरीन का 35.5। अब आप कहोगे सर नमक का मोलिकुलर मास तो 58.5 निकल गया। हाँ भाई निकल गया, 58.5 निकल गया, लेकिन ये मोलिकुलर मास तो है, लेकिन इस साल्ट के लिए निकाला गया तो इसको मोलिकुलर मास ना बोलते हो, फॉर्मूला यूनिट मास बोलते हैं। चीज वही है बेटा, कहते ना हमारे हरियाणा में समोसे बोले जाता है समोसों को, और झारखंड साइड सिंगुरे बोला जाता है, चीज वही है, नाम अलग है। तो बेटा जब साल्ट आ जाए ना, है तो मोलिकुलर मास, लेकिन बोलेंगे क्या, फॉर्मूला यूनिट मास, फॉर्मूला यूनिट मास। और बटे में अब आपको सर डिवाइड किससे करेंगे, साल्ट की तो बेसिसिटी और एसिडिटी नहीं होती। भाई ध्यान रखना, जब भी साल्ट का मॉलिक्यूल टूटता है तो जितना प्लस का चार्ज होता है उतना ही माइनस का, तो नीचे आपने कोई भी एक चार्ज रख देना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना है। अगर सिंगल प्लस सिंगल माइनस आ रहा है तो 1, 2 प्लस 2 माइनस आ रहा है तो 2, तो नीचे में एक ही चीज लिखूंगा, चार्ज ऑन कैटायन, क्योंकि बुक में भी कैटायन लिखा, आप एनायन भी लिख सकते हो, बस यहाँ पर साइन नहीं आएगा, सिर्फ वैल्यू आएगी। 2 प्लस है 2 माइनस है तो 2, 3 प्लस है 3 माइनस है तो 3। और बेटा लास्ट चीज इसके अंदर, अगर आपका सोल्यूट ना ही एसिड है ना ही बेस है ना ही साल्ट है, अगर आपका सोल्यूट क्या है, भाई पकड़ने में बड़ी दिक्कत हो रही है फोन को, इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट, जैसे एल्यूमिनियम दे दिया, अब कोई एलिमेंट दे दिया है, सोल्यूट कोई एलिमेंट है, तो उसका कैसे निकालोगे इक्विवेलेंट मास, क्योंकि एलिमेंट का तो बेटा मोलिकुलर मास या फॉर्मूला यूनिट मास नहीं होता, उनका ऊपर रखोगे बेटा आप एटॉमिक मास। और एलिमेंट की होती है वैलेंसी, जो 10th क्लास में आपको बहुत अच्छी तरह समझा रखी है। तो डिवाइड कर देंगे किससे हम, वैलेंसी से। डिवाइड किससे कर देंगे, वैलेंसी से डिवाइड कर देंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब बात आती है यूनिट की, कहते हैं नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या होगी, साफ साफ पता चल रहा है, ऊपर है ग्राम इक्विवेलेंट, नीचे है लीटर। तो बेटा यूनिट क्या आ जाएगी, यूनिट हो जाएगी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या आप एन लिख सकते हो या आप 6 अल्फाबेट नॉर्मल लिख सकते हो। ग्राम इक्विवेलेंट लिखो आंसर के साथ, या एन लिखो या नॉर्मल लिखो। और बेटा जैसे मैंने मोलैरिटी की इक्वेशन बताई थी ना, वैसे इसकी भी होती है। अगर मेरे पास एक सोल्यूशन है जिसका वॉल्यूम V1 है, नॉर्मेलिटी N1 है, एक दूसरा सोल्यूशन है जिसका वॉल्यूम V2 है, नॉर्मेलिटी N2 है, अगर दोनों को डिसॉल्व करके एक थर्ड सोल्यूशन बनाया जाए तो उसका वॉल्यूम V3 और नॉर्मेलिटी N3 हो जाएगी। तो जो वॉल्यूम नए वाला होगा वो तो हम कह सकते हैं पहले वाले वॉल्यूम के सम के इक्वल होगा, लेकिन जो नई नॉर्मेलिटी है वो पहले वाली नॉर्मेलिटी के सम के इक्वल नहीं होगी। तो साइंटिस्टों ने देखा जो नए वाली नॉर्मेलिटी और नए वाला वॉल्यूम है उनका प्रोडक्ट पहले वाली नॉर्मेलिटी और पहले वाले वॉल्यूम के प्रोडक्ट के और उसके बाद उनके सम के इक्वल होता है। बस ये V3 की जगह आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, V1 प्लस में V2 इज इक्वल टू N1 V1, सॉरी N1, भाई मेरा मोबाइल बोलेगा लगता है भाई, 6% बैटरी बची है। चलो जल्दी से करते हैं, ये हो गया। अब बेटा आज का लास्ट टॉपिक हमारा 8वां मेथड, नाम है मोल फ्रैक्शन। छोटा है लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है +2 के हिसाब से। मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब होता है बेटा रेशो। अरे भाई जूम हो जा, पता नहीं तुम्हें नजर अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा। बस हमें अभी आया 1 मिनट। तो मोल फ्रैक्शन,
मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब होता है बेटा रेशो, ये तो बिल्कुल। तो मोल फ्रैक्शन को बेटा x से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो मान लिया हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट है, एक a है और एक b है। भाई बिल्कुल मजा किरकिरा कर दिया इसने तो आज कैमरे ने। अब इसके लिए अलग वीडियो तो बनेगी ना भाई एक मेथड के लिए। चलो अब दो कंपोनेंट है, एक a और एक b। तो भाई मान लिया इसके नंबर ऑफ मोल्स Na है, इसके नंबर ऑफ मोल्स Nb है, ठीक है। तो अगर आपको ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, जिसका निकालना है, उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर होंगे, बटे में जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट है उनके नंबर ऑफ मोल्स का सम नीचे। इसी तरह अगर आपको सेकंड बी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर, बटे में जितने कंपोनेंट है उनका मोल फ्रैक्शन नीचे। और इंटरेस्टिंग बात पता है बेटा क्या है कि किसी भी सोल्यूशन में जितने कंपोनेंट होते हैं उनके मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 के इक्वल आता है। आप ऐड करके देख लो, अगर आप XA और XB को ऐड करोगे ना तो एलसीएम लोगे, Na प्लस में NB ऊपर आएगा, कट जाएंगे। तो बेटा इतना है। और मैं थोड़ा सा आपको एक वीडियो में ही दे दूं न्यूमेरिकल्स थोड़े से। वैसे तो मैंने लास्ट वीडियो में बेटा आपको न्यूमेरिकल्स बताए थे कि भी वीडियो को पॉज करके आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, लेकिन आज वीडियो में दिक्कत आ रही है। चलो मैं PDF भेजूंगा बेटा। थैंक यू।